हेलो एवरीवन, वेलकम टू योगेश केजे। मैं योगेश कुमार आप सभी का अपने चैनल योगेश केजे पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। ये जो हमारा क्लास 9 के फिजिक्स का एक टॉपिक है। हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा था क्लास 9 के साइंस का, वो चल रहा था बल तथा गति के नियम, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। उसके लगभग सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बता चुका हूँ। उन सभी के वीडियोज़ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप लोग जाकर के उन्हें देख सकते हैं। ये जो टॉपिक है हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, यानी कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। इसके बाद मैं इसके कुछ न्यूमेरिकल्स आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा, ठीक है। तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसे अंग्रेजी में ये कहते हैं। इसका मैं आप लोगों को सूत्र भी याद करके दिखाऊंगा और इसके प्रयोग भी आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ हमारे वीडियोज़ को, हमारे चैनल को शेयर करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियोज़ कैसे लगे, ठीक है। चलिए हम लोग टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है? संवेग संरक्षण का सिद्धांत। देखिए, संवेग संरक्षण का सिद्धांत जो है वो भौतिकी के मूलभूत सिद्धांतों में से एक है। ये सिद्धांत भौतिकी के मूलभूत सिद्धांतों में से एक है। इसका अनुपालन जो है, मतलब इसका जो पालन किया जाता है प्रत्येक भौतिक घटना में लगभग देखा जाता है। प्रत्येक भौतिक घटना में इसका अनुपालन लगभग किया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग इसे ज़रा हल्के में ना लें। देखिए, ये कहता क्या, संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहता क्या है हमारे पास कि वस्तुओं के निकाय पर, निकाय का मतलब सिस्टम जहाँ कार्य हो रहा है, ठीक है, कि वस्तुओं के निकाय पर यदि बाह्य बल आरोपित ना हो, बाहरी बल ना लगाया जाए तो संयुक्त निकाय का कुल संवेग संरक्षित रहता है। अब कुल संवेग संरक्षित रहता है, इसका ये मतलब है कि पहले और बाद का जो संवेग है, कुल संवेग है, वो बराबर रहेगा। इसका हम लोग सूत्र प्राप्त करके भी देखेंगे। आपकी सहायता के लिए, आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर दो छोटे छोटे चित्र बनाए हैं, 2-3 चित्र बनाए, देखिए जरा। ये एक गोला है जिसका द्रव्यमान m1 है। इसका वर्णन मैं नीचे वैसे कर दूंगा और इसका नाम हमने a दिया है, ठीक है। उसी तरह b गोला है जिसका द्रव्यमान m2 है। इन सब के बीच क्या अभिक्रिया, मतलब क्या हो रहा है, कौन सी भौतिक घटना घटित हो रही है, उसको हम लोग नीचे देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि माना m1 और m2 द्रव्यमान के दो गोले हैं, ठीक है। m1 और m2 दिख रहा है आप लोगों को। m1 और m2 द्रव्यमान का दो गोला है जो a और b है, ठीक है। ये किसी चिकना सतह पर क्रमशः u1 तथा u2 वेग से गतिशील है। u1 पहले वाले का हमने u1 लिया है, दूसरे वाले का हमने u2 लिया है। ये दोनों एक दूसरे की ओर मतलब गति कर रहे हैं, ठीक है, गतिशील हैं। अब जब एक दूसरे की ओर गति कर रहे हैं, गतिशील है, तो कहीं ना कहीं टक्कर होगी इन दोनों में, बिल्कुल होगी। तो टकराने के बाद इनका वेग क्रमशः v1 तथा v2 हो जाता है। टकराने के बाद वेग क्या हो जाता है? v1 और v2 हम मान लेते हैं। ये मैंने टक्कर भी दर्शाने का यहाँ प्रयास किया। और टकराने के बाद जो दोनों एक दूसरे को मतलब विक्षेपित करेंगे, एक दूसरे को रिकॉइल करेंगे, वो मैं यहाँ पर प्रक्षेपित आप लोग कह सकते हैं, उसे मैंने यहाँ पर दर्शाने का प्रयास किया। v1 और v2 वेग से वो दोनों एक दूसरे को अलग करते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसकी गणना करने का प्रयास करते हैं। देखिए जरा, टक्कर से पहले गोले ए का संवेग, टक्कर जब नहीं हुई थी उसके पहले गोले ए का संवेग क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, मतलब किसी भी वस्तु के संवेग का सूत्र क्या होता है? mv, यानी कि द्रव्यमान गुना वेग। तो यहाँ पर पहला वस्तु जो हम लोग ए की बात कर रहे हैं, ए का द्रव्यमान क्या है? m1। ए का द्रव्यमान क्या है? m1। और किस वेग से वो गति कर रहा है? u1 वेग से, इसलिए इसका संवेग क्या हो जाएगा? m1 u1, ठीक है। उसी प्रकार टक्कर के बाद जो गोले का संवेग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? m1 v1, ठीक है, क्योंकि टक्कर के बाद का v1 यहाँ पर हमने लिया है। अब इसी प्रकार हम लोग देखते हैं, जब ये दोनों हो गया तो गोले ए के संवेग में जो परिवर्तन होगा, गोले ए के संवेग में टक्कर के पहले और टक्कर के बाद का जो परिवर्तन होगा वो क्या होगा? माइनस कर देंगे। तो m1 परिवर्तन मतलब अंतर, m1 v1 माइनस m1 u1, ठीक है, इसे हमने लिख लिया। अब देखिए, यही सेम टू सेम अभिक्रिया गोला बी पर भी होगी, यही सेम टू सेम अभिक्रिया गोला बी पर भी होगी। तो टक्कर से पहले गोले बी का संवेग क्या हो जाएगा? m2 u2 क्या हो जाएगा? m2 u2। और उसके बाद जब टक्कर के बाद गोले का जो संवेग हो जाएगा बी का, वो क्या हो जाएगा? m2 v2। और उन दोनों का जो परिवर्तन संवेग में होगा वो क्या होगा? m2 v2 माइनस m2 u2, ठीक है। तो गोले ए का क्या था? m1 v1 माइनस m1 u1। और गोले बी का क्या हो जाएगा? m2 v2 माइनस m2 u2, ठीक है। आप लोग इसे नोट करें, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका सूत्र मैं अभी आप लोगों को प्राप्त करके दिखाऊंगा। देखिए, अब टक्कर के समय, टक्कर जब नहीं हो रही है,
टक्कर के समय दोनों के गोले एक दूसरे पर अल्प समय, टक्कर होने के समय, टक्कर के समय दोनों गोले एक दूसरे पर थोड़ी देर के लिए, अल्प समय टी के लिए बल लगाते हैं। थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं, बल लगाते हैं, है ना। अब मान लेते हैं हम लोग वो गोला ए जो है, मतलब गोले ए पर गोला बी बल लगाएगा, गोले बी पर गोला ए बल लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा, दोनों एक दूसरे पर बल लगाएंगे, आरोपित करेंगे। तो गोला ए पर गोला बी द्वारा जो लगाया गया बल है उसे हम लोग एफ ए बी लिख लेते हैं, ठीक है, ए बी। और गोला बी पर जो गोला ए के द्वारा बल लगाया जाएगा उसे हम लोग एफ बी ए लिख लेते हैं, उल्टा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर विपरीत प्रतिक्रिया होगी। अब देखिए न्यूटन के तीसरे गति का नियम आप लोगों ने पढ़ा है, आप सभी ने पढ़ा है। न्यूटन के तीसरे गति का नियम क्या कहता है, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है ना। तो ये प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा, ये माइनस चिन्ह जो है विपरीत दिशा को सूचित कर रहा है। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए, ठीक है। इसे हम लोग समीकरण ए मान लेते हैं, इसे हमने समीकरण ए के तौर पर लिखा। अब देखिए आपने न्यूटन का द्वितीय गति नियम भी पढ़ा है, न्यूटन का दूसरा नियम भी आप पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को वीडियो का लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप लोग सबसे पहले उसे जाकर देख लें, फिर ही अच्छे से आप लोगों को समझ आएगा। तो यहाँ पर जो बल कार्य कर रहा है एफ ए बी ये टक्कर के समय का है। तो यहाँ पर जो ये बल कार्य कर रहा है उसका परिमाण क्या हो जाएगा, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा m1v1 माइनस m1u1 बाई टी। अगर ये आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को जरूर देख लें, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो मैंने प्रूव करके आप लोगों को दिखाया f इज इक्वल टू ma, उसके ऊपर का ठीक समीकरण है ये, आप लोग देख लें, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा फिर आप लोगों को ये, ठीक है। उसके बाद उसी प्रकार हम एफ बी ए का निकालते हैं, तो एफ बी ए का क्या हो जाएगा m2v2 माइनस m2u2 बाई टी, ठीक है। अब ये जो दोनों मान आए हैं हम लोग समीकरण ए में रख देते हैं, इसे प्रतिस्थापित कर देते हैं, इसलिए मैंने लिखा है समीकरण ए से। सबसे पहले समीकरण ए लिख ले रहा हूँ, लिख दिया है मैंने, ठीक है। एफ समीकरण ए क्या था हमारा, एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए, एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए। अब एफ ए बी का वैल्यू क्या था उसे यहाँ रख दें आप, क्या था m1v1 माइनस m1u1 बाई टी इज इक्वल टू माइनस का साइन हम रखेंगे। और एफ बी ए का वैल्यू क्या था, m2v2 माइनस m2u2 बाई टी, ठीक है। इसे तो हम रहने देते हैं, टी और टी हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो इसे मैंने यहाँ पर कैंसिल कर दिया है। हम लोग सीधा फिर लिखते हैं m1v1 माइनस m1u1। ये जो माइनस साइन था जो मैंने यहाँ पर दिया था ये क्या करेगा, अंदर वाले को चेंज कर देगा, तो ये हो गया माइनस m2v2 और ये माइनस को प्लस कर दिया तो m2u2, ठीक है। अब हम लोग इसे लिख लेते हैं एक जगह पर, जो हमारा मेन सूत्र प्राप्त होगा संवेग संरक्षण के सिद्धांत कर। इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल भी बनते हैं, बहुत सारे अंकित प्रश्न भी बनते हैं, आप लोग जरा ध्यान रखिएगा। m1u1 प्लस m2u2 इसको हम लोग एक साथ लिख लेते हैं संयोजित करके एक रूप में, ठीक है। तो m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, ये हमारे संवेग संरक्षण के सूत्र का समीकरण, संवेग संरक्षण का सिद्धांत है, इसका सूत्र, इसका समीकरण प्राप्त होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग इसे बिल्कुल भी हल्के में ना लें, ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लें। अब इस आधार पर हम लोग एक और बात कह सकते हैं, ये जो हमारा सूत्र प्राप्त हुआ इस आधार पर हम लोग एक बात कह सकते हैं, वो बात क्या, वो भी आप लोग देखिए। इस सूत्र के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि अतः पिंडों के टकराने से पूर्व, पिंड के दो भी जितने भी पिंड हैं उन पिंडों के टकराने से पूर्व तथा टकराने के पश्चात कुल संवेग नियत रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात कुल संवेग संरक्षित रहता है। पहले जितना था बाद में उतना ही संवेग रहता है। यही है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। इसका पूर्ण व्याख्या मैंने आप लोगों को उपलब्ध कराया है, सूत्र भी दिखा दिया, इसका परिभाषा भी बता दिया, इसे कैसे प्राप्त करना है ये भी बता दिया, ठीक है। आप लोग इसे नोट कर लें, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये इस चैप्टर का बल तथा गति के नियम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं मैंने बताए हैं, आप लोग वीडियोज़ को जा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा यही था, इसे मैंने समाप्त कर दिया। अगले वीडियो में मैं आप लोग को इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल बताऊंगा, तो आप लोग उस वीडियो का वेट कीजिए, ठीक है। तो वीडियो समाप्त करने से पहले मैं चाहूँगा एक बार फिर कि आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें, वीडियोज़ को हमारे लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।